ये जीएस वर्ल्ड का पेपर है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के लिए, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। टेस्ट पेपर नंबर 12 है और सी सेट का टेस्ट पेपर 1 है। इसमें सारे टेस्ट पेपर करेंगे, जैसे जीएस वर्ल्ड का हो गया, दृष्टि का हो गया, ध्येय आईएएस का हो गया, संस्कृति का हो गया, मंत्रा के हो गए। तो इसमें पहला पेपर है ये जीएस वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। प्राण होता है, जीविका होता है, आयु भी होती है, लेकिन समृद्धि नहीं होता है। समृद्धि जीवन का पर्यायवाची नहीं होता है, और ये जीवन की एक अवस्था है, ना कि इसका पर्यायवाची है। तो डी आंसर इसमें सही आंसर है। सूर्य का शुद्ध एवं उचित पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा होगा। सूर्य का शुद्ध और उचित जो पर्यायवाची है वो बताना है। इसमें यहाँ पर रवि और दिवाकर यही होगा, दोनों शुद्ध है, और यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची भी हैं, क्योंकि जो सूर्य है इनका जो पर्यायवाची शब्द रवि और दिवाकर है। बी आंसर इसमें सही है। आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होता है। इसमें दो विरोधी प्रवृत्तियों का इसमें मिश्रण होता है, उसी को ही बोला जाता है आधा तीतर आधा बटेर, जो असंगत या विरोधी तत्वों का मिश्रण, जिससे स्पष्टता समाप्त हो जाती है। बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 3, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य अपनों की अपेक्षा बाहर वालों को अधिक महत्व देना। इसमें यही होता है, अपनों की अपेक्षा जो बाहर वाले हैं उनको अधिक महत्व देना। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 5, शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन इसमें करना है। इसमें यहाँ पर देखें तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखना है, तो तात्पर्य को जो लिखा जाता है वो ता आ आधा ता पा और र, यह के ऊपर र होती है। तो ये जो आ रहा है ये ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध एवं अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त है। इसमें यहाँ पर देखिए अभ्युदय, अभ्युदय का जो मतलब होता है ना वो उत्कर्ष या उन्नति होती है, जबकि अवसान का जो उल्टा होता है अंत या पतन होता है। तो इसका ना ए आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है 7, नीचे दिए गए विलोम युग्मों में से कौन सा युग्म अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण या गलत है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसमें निराकरण की बात करें तो किसी समस्या का समाधान या खंडन करना होता है, जबकि सृजन का जो होता है वो निर्माण से जुड़ा होता है। ये परस्पर विलोम नहीं है, तो यहाँ पर यही गलत होंगे, निराकरण और सृजन। डी आंसर इसमें सही आंसर है। जो निराकरण होता है समस्या का समाधान या खंडन करना होता है। तो इसमें यहाँ पर देखें, फिर है यहाँ पर 8 से 12 गद्यांश दिया, गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न है। 8 से 12 तक गद्यांश दिया हुआ है। इसमें आगे देखते हैं, जैसे मनुष्य का चरित्र उस दीपक के समान है जो अपनी प्रकाश से न केवल स्वयं को प्रकाशित करता है बल्कि आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। इसमें यह बताया गया है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। चरित्रवान व्यक्ति किस आधार पर अपने कार्य करता है। जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो अपने कार्यों को किस आधार पर करेगा। इसमें यही देखेंगे कि जो चरित्रवान व्यक्ति है केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होता है। परिस्थितियां कैसी भी हों उसका आचरण डगमगाता नहीं है। अब चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता, ये सतत प्रयास करना होता है। आत्मसंयम और उच्च आदर्शों के पालन से धीरे धीरे आकार लेता है। तो इसमें यहाँ पर ये अंतःकरण की आवाज़, इसमें क्योंकि वह अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनकर कार्य करता है, ना कि बाहरी प्रभावों से संचालित होकर। तो इसमें यहाँ पर जो चरित्रवान व्यक्ति होता है किस आधार पर कार्य करेगा, अपने अंतःकरण की आवाज़ पर कार्य करेगा। बी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट 9, उपयुक्त परिच्छेद में चरित्र किसके समान बताया गया है। इसमें देखेंगे यहाँ पर कि जो चरित्र है वो किसके समान बताया गया है, ना कि बाहरी समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है जो नैतिकता और सच्चाई की जड़ें गहरी होती हैं। इसमें यहाँ पर चरित्र को किसके समान बताया गया है,
यहाँ पर प्रकाश से न केवल स्वयं को प्रकाशित करता है, चरित्र उस दीपक के समान है। तो यहाँ पर दीपक के समान बताया गया है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। इसमें आगे है यहाँ पर चरित्र का निर्माण किस प्रकार होता है। चरित्र का जो निर्माण होता है वो गद्यांश में बताया गया है कि चरित्र का निर्माण सतत प्रयास से, आत्मसंयम और उच्च आदर्शों के पालन से होता है। जो उच्च आदर्शों के पालन होंगे उससे होता है, यहाँ पर दिया गया है ये उच्च आदर्श, आत्मसंयम और सतत प्रयास से। इसका जो आंसर होगा इसमें होगा 10 का सी आंसर। लगातार अभ्यास और उच्च आदर्शों के पालन से होता है, सी आंसर इसका सही है। जब समाज में चरित्रवान व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है। अब इसमें देखेंगे चरित्रवान व्यक्तियों का क्या बताया गया है। चरित्रवान व्यक्ति केवल अपने ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत भी होता है। और यहाँ पर इसमें आगे देखें, इसमें अंतःकरण की आवाज़ सुनकर कार्य करता है, न कि बाहरी प्रभावों से संचालित होकर। समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो नैतिकता और सच्चाई की जड़ें होंगी। यहाँ पर यही बताया हुआ है कि नैतिकता और सच्चाई की जड़ें कैसी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं जब समाज में चरित्रवान व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी। गद्यांश के अनुसार चरित्रवान व्यक्ति समाज के लिए कैसा होता है। इसमें देखते हैं समाज के लिए कैसा होगा जो चरित्रवान व्यक्ति होगा। समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है जो चरित्रवान व्यक्ति होता है ये प्रेरणा स्रोत होता है। यहाँ पर समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत होता है। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये होगा प्रेरणा स्रोत, सी आंसर इसका सही है, 12 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रवक्ता शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार की है। जो प्रवक्ता है ये है यहाँ पर इसमें कृदंत, जो कृदंत है यहाँ पर इसमें जो वक्ता होता है वो कृदंत होता है, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 14। नैन भी राम शब्द किस समास का उदाहरण है। ये है यहाँ पर इसमें कर्मधारय समास का, जो नैनों को अभिराम लगे उसको बोलते हैं यहाँ पर नैन अभिराम। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ये कर्मधारय समास होगा, सी आंसर सही है। 15 है विविधता में एकता। शब्द में विविधता शब्द का जो विलोम होगा इसका अर्थ क्या होगा। विविधता मतलब कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के हो गए, तो इसमें यहाँ पर इसका विलोम जो होगा ये होगा एक रूपता। यहाँ पर विविधता और यहाँ पर एक रूपता, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 16। मृग जल शब्द का संधि विच्छेद इसमें क्या है। इसमें यहाँ पर यथावत संधि, इसमें देखें यहाँ पर मृग जल, जो मृग जल होगा मृग जल का मृग प्लस के जल वही हो जाएगा, तो मृग जल इसमें ए आंसर ही सही है। 16 का जो होगा ए आंसर सही है। नेक्स्ट 17। कृतार्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब कि पहले जो लगाएंगे वो होगा, तो इसमें क्र होगा क्योंकि अर्थ तो अलग हो गया, अब इसको मिलके भी एक शब्द बना तो उपसर्ग इसमें क्र होगा, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 18। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्धमागधी अब भ्रंश से विकसित नहीं हुआ है। इसमें यहाँ पर पंजाबी ये अर्धमागधी से नहीं हुआ है बल्कि सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। बाकी इसमें जो हुए हैं ये अर्धमागधी से हुए हैं, तो डी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा से हिंदी में आया है। फारसी से हिंदी में आया है, ये आया है दरवाज़ा, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 20। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म अपभ्रंश और तत्सम का सही संबंध दर्शाता है। इसमें यहाँ पर दूध का यहाँ पर क्या है दुग्ध, यही दर्शाता है इसका, तो डी आंसर इसमें सही है। अपभ्रंश भी और तत्सम भी, क्योंकि दूध का दुग्ध होता है और अपभ्रंश भी होता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन होता है य र ल व, तो इसमें यही होगा, यर लव आ रहा है क्योंकि य र ल व 4 होते हैं जो अंतस्थ व्यंजन होंगे, उसमें से यही आ रहा है, ए आंसर सही है। सज्जन शब्द में कौन सा समास होता है। जो सज्जन
शब्द है। इसमें यहाँ पर होता है कर्मधारय समास, क्योंकि सत है जो जन के, अच्छा है जो मनुष्य, ये होगा इसका। जन मतलब मनुष्य है, यहाँ पर विशेष्य बता रहा है, इसलिए जो कर्मधारय समास होगा वो इसका उदाहरण होगा। इसमें सी आंसर सही है। नेक्स्ट है दुशासन। दुशासन, इसमें यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो इसमें ना ये विसर्ग संधि होती है, दु और शासन, ए आंसर इसका सही ऑप्शन है। 24 है, यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में किसमें पूर्णता बोधक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसमें पूर्णता, जो पूर्णता बोधक क्रिया है उसका बताना है। तो इसमें हुआ है वह स्कूल पहुंच चुका है, क्योंकि वो पहुंच गया, अब ये तैयारी कर रहा है, अब कर रहा है, अब यहाँ पर प्रतिदिन व्यायाम करता है, ये तो डेली का कर रहा है। अब जो काम हो चुका है, पूर्णता बोधक क्रिया, इसमें बाजार जाता है, तो वह स्कूल पहुंच चुका है, तो बी आंसर इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 25, लिखा जा रहा है, यहाँ पर यह किस वाच्य का उदाहरण है? ये लिखा जा रहा है, तो ये होगा कर्म वाच्य का, बी आंसर इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 26, चूज द वर्ड which is opposite in meaning to the bold written word. The teacher appreciated the students' meticulous वर्क। तो यहाँ पर इसमें बताना है, इसका जो होगा क्लमसी होगा। क्लमसी का मतलब होता है बेढंग तरीके से, तो बी आंसर इसका सही है। इसका जो विलोम होगा यहाँ पर, जो मेटिकुलस मीन्स मतलब होता है वेरी केयरफुल्ली, और तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्लमसी। क्लमसी मतलब कि लापरवाह तरीके से, बेढंग तरीके से। तो इसमें अपोजिट वर्ड इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, चूज द करेक्टली स्पेल। जो वर्ड होगा अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन की जो स्पेलिंग होती है ACCOMODATION होगा, तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसके यहाँ पर क्वेश्चंस निकालने हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? जो इसमें पैसेज का आइडिया है वो बता रहा है इसमें जो भी कैपेसिटी टू अडेप्ट एंड ग्रो थ्रू एडवर्सिटी के बारे में। तो इसमें एडवर्सिटी के बारे में इसमें बताया गया है, जो अडेप्ट पॉजिटिवली इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, तो सी ऑप्शन में आ रहा है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 29, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिस्टिंग्विशेस ट्रू रेजिलियंस फ्रॉम मेयर एंड्योर्स। तो इसका जो होगा यहाँ पर ट्रू रेजिलियंस जो होगा ये स्ट्रेटेजिक, प्रोएक्टिव एंड इमोशनली इंटेलिजेंट, नॉट जस्ट पैसिव इंड्योरेंस होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक, एक्शन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके यहाँ पर ये देखना है रेजिलियंस फ्रॉम मैराडोन्स। तो इसमें यहाँ पर ये बताया हुआ है इन रिसेंट ईयर्स मतलब कि हाल के कुछ वर्षों में द कंसेप्ट ऑफ रेजिलियंस हैज़ गेन्ड विस्फर्ड अटेंशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स। यहाँ पर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू अडेप्ट पॉजिटिवली इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इट डज नॉट मीन बीइंग unaffected by stress, but rather the ability to recover and even grow from it. तो यहाँ पर जो बताया हुआ है स्ट्रेटेजिक के लिए ही इसमें बताया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर इसके बारे में बोला हुआ है स्ट्रेटेजिक, प्रोएक्टिव, डीपली कनेक्टेड टू इमोशनली। तो इसका जो आंसर होगा 29 का इसमें यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एक्शन के लिए बोला है और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बोला है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 30, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंस। जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखना है इसमें कौन सा मोस्ट एसेंशियल मतलब कि बहुत ज़रूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो होगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, यही बताया हुआ है, और अडेप्टिव लर्निंग होनी चाहिए, यही तो बताया हुआ है। इसमें कौन सा होगा? इसमें जो अडेप्टिव लर्निंग होनी चाहिए और जो कम्युनिकेशन होगा वो ओपन होना चाहिए। ये रहा, यहाँ से ये रहा जो इंस्ट्रक्शंस है, ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अडेप्टिव लर्निंग।
इसके बारे में बताया हुआ है। इसको बिना पढ़े भी यहाँ पर इसके क्वेश्चंस के आंसर निकाले जा सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन एंड एडेप्टिव लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट 32, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट स्ट्रेस। जो यहाँ पर ऑथर है वो स्ट्रेस के बारे में क्या इम्प्लाई किया है, तो इसमें यहाँ पर किया है जो स्ट्रेस है इज seen as a transformative experience, not something purely negative। यहाँ पर इसमें वो ऐसा नहीं बता रहे हैं कि प्योरली नेगेटिव होता है स्ट्रेस, बल्कि ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस की तरह उसमें देखा है लेखक ने। तो इसका जो आंसर होगा इसमें सी आंसर होगा, जो स्ट्रेस है कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। इसमें इसके बारे ही बताया गया है, सी आंसर इसमें सही आंसर है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्लेसेस द फ्रेज स्टेपिंग स्टोन्स। जो स्टोन्स है फॉर ग्रोथ एज यूज्ड इन द पैसेज के बारे में क्या बताया गया है। इसमें यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। यहाँ पर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया है। ये यहाँ पर ये सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशंस और यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस, इसे कनेक्ट करने के बारे में बोला हुआ है। तो इसमें यहाँ पर जो बोला गया है इसमें स्ट्रेस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर इस 31 का तो सी आंसर था, और इसमें 32 का जो स्टेपिंग स्टोन्स फॉर ग्रोथ, इसका यहाँ पर होगा सी आंसर, अपॉर्चुनिटीज़ अराइजिंग फ्रॉम चैलेंज। जो अवसर प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर चैलेंजेस के बाद राइज होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 33, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द यहाँ पर सेंटेंस। पैसिव फॉर्म देखनी है, डिड ही कंप्लीट। अब डिड जो होगा, डिड होता है पास्ट में, तो पास्ट का किस में जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर वॉज से स्टार्ट होगा। अब देखेंगे ही के साथ में, ही किस में चेंज होगा और ही के साथ में क्या आएगा। तो इसमें यहाँ पर पास्ट, अब वॉज ना इसमें एक में ही आ रहा है बी में। अगर यहाँ पर ये सेंटेंस का पता होना चाहिए कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो जाता है, उससे भी ये सॉल्व हो जाते हैं। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 34, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच देखना है। यहाँ पर सी सेड आई विल बी गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। यहाँ पर टू नाइट जो है इसका यहाँ पर टू नाइट का जो बनेगा ये दैट नाइट हो जाएगा। जहाँ पर भी दैट नाइट आ रहा होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। तो बी ऑप्शन में इसमें दैट नाइट आ रहा है। सी सेड दैट, अब जो आई होगा ना, आई चेंज हो जाएगा सी में और विल के प्लेस पर आ जाएगा वुड। यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में इसमें सी सेड वॉज दिया हुआ है, तो इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 है, फाइंड द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर ऑब्सोलेट, जो ऑब्सोलेट है इसका सिनोनियम देखना है क्या होगा। इसका जो मीनिंग होता है वो आउटडेटेड होता है, नो लॉन्गर। तो नो लॉन्गर का जो होगा इसमें आएगा आउटडेटेड। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। इसका मीनिंग होता है आउटडेटेड, नो लॉन्गर भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है 36। 36 में व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अबाउट द बुश। ये पहले भी आ चुका है यूपीपीसीएस के प्री में ही। इसमें यहाँ पर टू बीट अबाउट द बुश के बारे में देखना है। इसका जो मतलब होता है, मेन होता है अवॉइड, जो अवॉइड की जाती हैं, जो मेन टॉपिक होता है। तो इसमें यहाँ पर अवॉइड कमिंग द टॉपिक पॉइंट होगा उसको। तो बी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट 37, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड कंसील। जो कंसील होता है इसका यहाँ पर एंटोनियम देखना है, अपोजिट वर्ड। कंसील का इसमें होगा यहाँ पर डिस्क्लोज और रिवील करना। कंसील मतलब छुपाना, रिवील करना मतलब कि बता देना सब कुछ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कंसील का होगा रिवील कर देना। तो इसमें ए आंसर इसका करेक्ट होगा। तो डिस्क्लोज करना, यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 38, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन
हु स्टडीज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको बोला जाता है यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी। तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट 39, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस देखना है ईच ऑफ द बॉयज़। यहाँ पर ईच ऑफ द, अगर ईच ऑफ बॉय आता तो ये गलत होता। यहाँ पर एवरी बॉय, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन। तो यहाँ पर जैसे ईच ऑफ बॉयज़, यहाँ पर बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल है, तो ईच आ गया यहाँ पर। अभी इसमें ईच को देखेंगे, अब ईच के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर हैव नहीं लगेगी, इसमें हैज़ ही लगेगी। तो इसमें ये ऑप्शन ही सही है, सी ऑप्शन। इसमें यहाँ पर हैव दिया है, गलत है, ये भी गलत है, हैव दिया है, तो सी आंसर इसमें सही होगा। ईच जहाँ पर वर्ड आएगा और ईच ऑफ द बॉयज़, और जो यहाँ पर क्या दे दिया हो, प्लूरल दे दिया हो, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैज़ और हैव होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 40, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ ही हार्डर ही वुड हैव सक्सीड। वो मतलब मेहनती है, इसलिए वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो इसमें यहाँ पर वर्ब देखनी है कौन सी आएगी। इसमें यहाँ पर थर्ड आनी चाहिए, जो वर्ब होगी वो थर्ड आएगी, तो हैड वर्कड आएगा इसमें। तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 41, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द मूनलाइट स्काई। इसका जो होगा यहाँ पर, ये पर्सोनिफिकेशन इसमें बताया गया है, पर्सोनिफिकेशन। सी आंसर इसका सही होगा। जो अलंकार होते हैं ना, वही है ये। नेक्स्ट है 42 है, यदि किसी संख्या के 2/5वें भाग तथा 3/8वें भाग का अंतर कोई संख्या है यहाँ पर। अब हम किसी संख्या को मान लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या x, उसका 2/5 भाग है, और इसमें फिर बोला है उसी संख्या का 3/8 भाग है, और अंतर कितना आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता है। तो इस संख्या को बताना है कितनी संख्या है। तो अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 40। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो 8 2 16x हो जाएगा, और माइनस के 5 3 15x होगा, और ये 15 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना होगा, ये 5 होगा। फिर यहाँ पर ये 16 में से 15 गया तो एक ही x बचेगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 आएगा। 40 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर 5 व्यक्तियों के परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है, 1200 रुपये प्रति माह है। यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, और 5 व्यक्तियों का जब हम औसत निकालते हैं तो उनकी आय आती है 1200 रुपये प्रति महीने। यदि इसी परिवार में एक व्यक्ति की वार्षिक आय 12,000 रुपये बढ़ा दी जाए, इसमें से एक व्यक्ति की बढ़ा रहे हैं, तो इस परिवार में प्रति व्यक्ति मासिक आय कितनी होगी, वो बताना है। अब यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्तियों की यहाँ पर कितनी है, 1200। एक आदमी की है 1200 रुपये, तो 5 व्यक्तियों की जो आय होगी ये हो जाएगी 12 पंजे 60, 6,000 रुपये हो जाएगी। अब इसमें बढ़ा रहे कितना, 12,000 रुपये बढ़ा दी। अब 6,000 है, 6,000 में हम यहाँ पर फिर बढ़ा दी जा रही है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की 12,000 रुपये बढ़ा दी जा रही है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की, तो एक महीने की निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना अभी ये वार्षिक आय बोली है। तो 12,000 दिया है, तो इसमें 12 महीने, एक महीने की निकाल देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये। अब इसमें 1,000 रुपये हम बढ़ा देंगे, तो 6,000 थी 5 व्यक्तियों की, अब इसमें 1,000 रुपये और बढ़ा दिए गए। आदमी तो 5 ही हैं, लेकिन कितनी हो गई अब आय, 7,000 रुपये हो गई। इसमें देख लेना 12,000 ये वार्षिक आय है, ना कि प्रति माह दी हुई है। तो 6,000 हो गया, प्लस के यहाँ पर 1,000, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 व्यक्ति दिए हुए थे, यहाँ पर 7,000 हो गया, और डिवाइड में हम करेंगे 5 से डिवाइड। तो इसमें यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति मासिक आय होगी, तो इसमें 5 1 जा 5, 5 4 जा 20,
और 1400 रुपये आ जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। यदि दो संख्याओं का गुणनखंड 300 है, दो संख्याएं हैं और उनका गुणनखंड दे दिया 300, उनका आनुपातिक जो संबंध दिया गया है वो 1 और 5 दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर जब अनुपात में दिया गया है तो पहली हो गई 1x और दूसरी हो गई 5x। अब इन दोनों का ना गुणनखंड दिया हुआ है कितना 300, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे और यहाँ पर कितना 300 हो गया। 5 की 1 में करेंगे तो ये होगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा ये x की 1 और 1 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आ गया ये कितना 300, ये 300 दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये 5 है, 5 इसके नीचे चला जाएगा, 5 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 आएगा। अब यहाँ पर 60 का हम रूट निकालेंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √60 हो जाएगा। अब 60 के हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे, 60 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 और 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 बच गया, 2 और कितना आएगा यहाँ पर 5 आएगा। तो इसमें 2 रूट जो आएगा, इसमें जो आएगा इसका 5 रूट, इसमें कितना आ गया x की वैल्यू 60 आ गई। 60 वैल्यू अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इसमें आएगा 2√15, यहाँ पर 2√15 आ गई x की वैल्यू। इसमें बाद में पूछा है उन संख्या जो संख्या है इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इसमें फिर x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारा x स्क्वायर आया है ना वो उसी से काम हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे तो कितनी है, ये 5 है, तो 5 और इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 60 आई है, माइनस के 1 और इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो आएगा ये 5x², क्योंकि यहाँ पर वर्ग निकालेंगे तो इसका यहाँ पर हो जाएगा ये 25, 5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगेंगे तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर 5 जो होता है 25 और इंटू कितना होगा यहाँ पर 60 होगा और माइनस के यहाँ पर आ जाएगा ये 60। तो इसमें जो आंसर आएगा इसका ये आएगा 1440 इसका आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 45। किसी संख्या में 50 विद्यार्थियों के जो औसत अंक हैं वो हैं 50। अब यहाँ पर इसमें औसत अंक है, कुल अंक निकालने थे 50 विद्यार्थियों के, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो 50 विद्यार्थियों के अंक थे वो थे 2500। अब 40 विद्यार्थियों के जो औसत अंक हैं वो हैं 40, यहाँ पर 40 विद्यार्थियों के, तो 40 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 1600, ये आ गया 1600। अब इसने बोला है 50 विद्यार्थियों के ये हैं और 40 विद्यार्थियों के ये हैं, 10 विद्यार्थियों के जो औसत अंक आएंगे वो कितने होंगे। अब इसमें से ना इसको माइनस करेंगे और 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 का ही पूछा गया है। 2500 में से 1600 को घटाएंगे, 2500 और माइनस के 1600 और डिवाइड करेंगे यहाँ पर 10 का डिवाइड। अब इसमें यहाँ पर देखें 1 0 से तो 1 0 इधर कैंसिल हो जाएगी इधर, अब यहाँ पर 1 0 आ गई और यहाँ पर 15 में से 6 गया तो यहाँ पर 9, इसमें जो आएंगे 90 आएंगे 10 विद्यार्थियों के औसत अंक। तो इसका जो होगा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा 45 का। नेक्स्ट है 46। p + q बराबर 2p + q, तब p - q बराबर किसके होगा। इसमें से ही आ जाएगा ये। अब जैसे ये है ना p + के 2q है और यहाँ पर ये 2p है तो इसको इधर लेकर आएंगे, 2p और प्लस का q है तो इधर आ जाएगा ये q और बराबर किसके हो गया 0 के हो गया। अब यहाँ पर p - के q है, यहाँ पर p - के q, अब एक p तो ये रहा और 2p ये रहे, ये माइनस के ये प्लस का था तो यहाँ पर माइनस का 1p बच जाएगा। अब ये प्लस के 2q हैं और ये माइनस का 1q है तो इसमें प्लस के q बचेगा इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें क्या लाना है, p - q लाना है, किसके बराबर होगा, तो ये 0 का ही होगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो p - q बराबर 0 ही होगा। शून्य के होगा तो b का, इसमें b ऑप्शन ही करेक्ट है, 46 का b आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। एक आदमी ने अपनी 2 मोटरसाइकिल को एक ही दाम पर बेच दिया, एक में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे में 20% की हानि हुई, तो उसे यहाँ पर क्या होगा। अभी इसमें ना पहले भी जो सी सेट दृष्टि का C-Set 1 का पेपर है उसमें भी ये सवाल था, तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर
ये 20% है। इसका एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई माइनस के एक्स वाई और डिवाइडेड में कितना होगा 100 होगा। तो 20 माइनस के कितना होगा 20% होगा, माइनस के x की वैल्यू भी इसमें कितनी है 20% है और क्रॉस कितनी है इसमें 20% है और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। इसमें 2 जीरो कैंसिल हो गई इससे। तो यहाँ पर जो बचेगा 2 2 जा 4 बचेगा। तो इसमें माइनस के 4 आया। अब जब माइनस के 4% ये माइनस में आया है, अगर प्लस का होता तो यहाँ पर लाभ होता उसको। अब लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो इसको जो होगा ना माइनस में तो 4% की हानि होगी। तो इसका जो आंसर होगा ना ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा और यही सवाल यूपी पीसीएस में PYQs में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर 48। इसमें यहाँ पर 48 है 1100 रुपये श्याम, मलिक और कोमल में इस प्रकार बांटे गए कि श्याम को मलिक तथा कोमल की कुल प्राप्ति का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि मलिक वही पाता है जो कोमल पाती है तो कोमल को कितने रुपए हिस्से में आए, ये बताना है। इसमें यहाँ पर कह रहा है श्याम को मलिक और कोमल की जो कुल प्राप्ति का कितना मिलता है, यहाँ पर 1/4 भाग मिलता है। अब इसमें हम यहाँ पर मान लेते हैं कोमल को कितना है, यहाँ पर x मान लिया कोमल का। अब कोमल को x मान लिया तो मलिक का भी क्या होगा x ही होगा क्योंकि दोनों को बराबर बोल दिया गया है। तो यहाँ पर जो कोमल है कोमल का हमने कितना माना x मान लिया और जो मलिक है मलिक का भी x क्योंकि उसने यहाँ पर बोल दिया है दोनों बराबर है। फिर यहाँ पर बोला है दोनों का कितना हो जाएगा, अगर कोमल प्लस के मलिक का निकालेंगे तो 1x कितने हो गए 2x हो गए। अब फिर यहाँ पर जो बोल रहा है ना 1/4 भाग मतलब कि 1/4 भाग श्याम को जो मिलेगा यहाँ पर वो देखेंगे श्याम को कितना मिलेगा। श्याम का होगा यहाँ पर कितना था 2x तो है ही, 2x किसका मलिक का और कोमल का और कितना है 1/4। तो यहाँ पर 2 2 से कितना आया 4 तो इसमें हो गया x डिवाइड में 2। जो श्याम का आया वो आ गया x/2। अब कुल जो है यहाँ पर कुल कितना आ रहा है, यहाँ पर श्याम का भी आ गया और हमारा कोमल का भी और ये आ गया मलिक का भी। तो तीनों को जोड़ने के बाद बोला हुआ है 1100 है। तो श्याम का है x/2 और इसका x और x दोनों का आ गया ये कोमल का और मलिक का। तो इसमें कितने हैं 1100 रुपये है। अब इसमें 2x तो ये रहे 2 और यहाँ पर कितना है ये आधा तो 2.5 हो जाएगा। इसमें 2.5 को कितना लिखते हैं 5/2 लिखते हैं। तो 2.5 का हो जाएगा ये 5/2x बराबर कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई तो इधर कर देंगे, एक मान के ऐसे कैंची की मल्टीप्लाई इसको 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा होगा 10, 5 2 जा 10 और 1 0। अब इसमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 220 में तो 440 आएगा। 440 आ रहा है बी ऑप्शन में, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। यदि किसी पानी की टंकी का 4/12 भाग 10 मिनट में भर जाता है, जो 4/12 भाग है इसमें यहाँ पर कोई टंकी है और उस टंकी का 4/12 भाग मतलब कि 1/3 भाग हो गया। यहाँ पर 4/12 भाग कितना होगा 1/3 हो गया। यहाँ पर 1 और 3 1/3 भाग, जो 1/3 था इसका भाग ये भर जा रहा है 10 मिनट में, 10 मिनट में भर रहा है। तो यहाँ पर इसमें तो से टंकी का शेष भाग जब 1/3 बच गया तो उसमें कितना और बचेगा 2/3 और बचेगा। तो 1/3 तो भरा जा रहा था कितने में 10 मिनट में, तो 2/3 जो होगा वो कितने मिनट में भरा जाएगा ये बताना है इसमें। अब इसमें यहाँ पर कैंची की ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 10 होगा और इंटू 2 डिवाइड में 3 और यहाँ पर 1/3 इसके नीचे चला जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा तो 20 मिनट में ही हो जाएगा ना ये। 10 2 जा 20, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो इसमें 20 मिनट में सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 50। कोल्हू में एक बैल 4 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। कोल्हू में एक बैल है और 4 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। जो रस्सी थी उसकी जो लंबाई है 4 मीटर है। यदि बैल ने कुल 12 चक्कर लगाए, अब देखो यहाँ पर जो चक्कर लगा रहा है ऐसे यहाँ पर चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने के लिए ना पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर होगा इसमें यहाँ पर। तो 4 मीटर है, इसकी जो त्रिज्या दे दी वो दे दी 4 मीटर।
4 मीटर से वो त्रिज्या मतलब घूम रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। तो इसमें यहाँ पर जब ये घूमने को चक्कर आ जाएगा जहाँ पर भी, तो वो पेरीमीटर होगा, और जो सर्कल होता है उसका पेरीमीटर होता है 2πr। जबकि जो बाकी के होते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, इसमें पेरीमीटर मतलब कि जो चारों तरफ भुजाएं होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है। सर्कल का 2πr होता है, तो 2πr, आर की वैल्यू जो दी है इसमें यहाँ पर दी है 4 मीटर, और इसने 12 चक्कर भी दे दिया, तो 12 चक्कर हो गए। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर लिखें, तो इसमें पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 22/7, तो इसमें हो जाएगा ये 22/7, और यहाँ पर कितना है ये आर की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस सब का, यहाँ पर 24 हो गया, 24 और 88, यहाँ पर 24 और यहाँ पर होगा 88, और डिवाइड में कितना है 7। अब इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 88 में 24 की, 88 में 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 8 जा 32, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 8 जा 32 और 3 हो गया 35, 2 से करें यहाँ पर 16 हो जाएगा, कैरी को 1, 16 और 1 7, 176, तो यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 11 का 1, 7 3 10 और 1 11, और 1 और 1 यहाँ पर आएगा 2, 2112 आ गया। अब डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 7 से डिवाइड किया तो 7 3 जा आएगा 21, फिर यहाँ पर 1 इसमें जाएगा नहीं तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2, 7 1 जा हो जाएगा 7, फिर आएगा यहाँ पर 5, फिर पॉइंट लगा के इसमें 0 लगाएंगे, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 302 के करीब हो जाएगा ये 302। इसमें जिसमें भी आंसर में आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। 302 आ रहा है डी में, तो डी आंसर इसका सही आंसर।